हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, पिछले कल जो है हमने आधुनिक काल की परिस्थितियों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, धार्मिक जो भी हमारी परिस्थितियां थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम पुनर्जागरण काल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पुनर्जागरण काल। तो देखिए, भारतेंदु काल जो है तो संवत 1925 से संवत 1950 तक का ये काल है। और ये आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार तथा हिंदी कविता का प्रथम उत्थान भी इसको कह सकते हैं। इसमें जो है तो प्राचीन परंपरा का संरक्षण भी हुआ है और नवीन विषयों को इसमें ग्रहण भी किया गया है। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस काल के कवियों में विचार सामंजस्य था। इस युग का साहित्यकार एक साथ कवि, समाज सुधारक, पत्रकार तथा हिंदी भाषा का प्रचारक था। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग की काव्य चेतना के सूत्रधार माने जाते हैं। उन्होंने न केवल स्वयं लिखा अपितु दूसरों को लिखने के लिए भी प्रेरित किया। इसलिए इस युग का साहित्य उनके आसपास रहने वाले सहयोगियों और मित्रों द्वारा ही निर्मित हुआ है। भारतेंदु में युग परिवर्तन, युग प्रवर्तन और युग नेतृत्व की अपूर्व क्षमता थी। उनके युग का साहित्य जो है तो तत्कालीन भारतीय प्रजा के लिए प्रेरणा और स्फूर्तिदायक राष्ट्रीय भावनाओं का संचार करने वाला था। तो देखिए, भारतेंदु का जो युग था वो परिवर्तनकारी था। युग प्रवर्तन उसको कह सकते हैं, युग का नेतृत्व करना करना भी उसको कह सकते हैं। और उनके युग का जो साहित्य है वो प्रजा के लिए प्रेरणा और स्फूर्तिदायक रहा था। आगे है, भारतेंदु जी उच्च कोटि के कलाकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य की प्रत्येक विधा का मार्गदर्शन जो है तो किया था। अपने युग के साहित्य का सफल नेतृत्व उन्होंने किया। अपने युग का जो साहित्य है उसका सफल नेतृत्व उन्होंने किया था। और उनकी प्रेरणा से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। अनेक अनेक का यहाँ पर देखिए, अनेक ने प्रेरणा प्राप्त कर लिखा। और किसने? तो बाकी जो कवि हुए हैं उन्होंने भारतेंदु जी से प्रेरणा ली और लिखने का कार्य उन्होंने भी किया। भारतेंदु कालीन कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त कौन कौन है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए आता है कि भारतेंदु कालीन जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आगे प्रताप नारायण मिश्र जी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण व्यास और बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह के नाम जो हैं तो उल्लेखनीय हैं। सभी कवियों में देश भक्ति और राजभक्ति का स्वर ऊंचा है। अनुभूति और अभिव्यक्ति की दृष्टि से इनका काव्य महत्वपूर्ण है। देखिए, इनकी रचनाएं एक ओर तो भक्ति काल और दूसरी ओर जो है तो रीतिकाल से प्रभावित है। एक तरफ किस ओर से भक्ति काल और दूसरी तरफ रीतिकाल से ये प्रभावित है। तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूक भी हैं ये। और देखिए, ये जो पुनर्जागरण काल है इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं? तो देखिए, जो भारतेंदु कालीन कविता की भावगत और शैलीगत विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहले आ जाएगा देशभक्ति। तो इस युग की कविता का मूल स्वर जो है तो देशभक्ति है। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के पश्चात भारत का शासन प्रबंध कहाँ आ गया? कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। ये आशाबंदी की अत्याचार का युग अब समाप्त हो गया है। अब सुख शांति का काल आएगा। इसलिए राजभक्ति का स्वर भी कविता में मुखरित हुआ। देश के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक पतन को देखकर क्षोभ भी व्यक्त किया। इसलिए देशभक्ति और राजभक्ति के स्वर एक साथ सुनाई पड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पंक्ति भी दी गई है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ये यहाँ पर पंक्ति है। इनकी देशभक्ति में कहीं अंग्रेजों की चाटुकारिता नहीं। देश की दुर्दशा देख इनका मन दुखी है, बहुत दुखी है और भारत के अतीत का गौरव गान कर वर्तमान दशा पर आंसू बहाते हैं। कवि का हृदय जो है तो भारत की स्थिति देखकर द्रवित हो जाता है और उनसे भारत की दुर्दशा देखी नहीं जाती। यहाँ पर एक और पंक्ति दी गई है कि अब जहाँ देखहु तहाँ देखही दुख विदाई, हा हा भारत दुर्दशा नहीं देखी जाई। नेक्स्ट है यहाँ पर,
इस प्रकार जो है तो राष्ट्रीयता भारतेंदु युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। उनकी राष्ट्रीयता का जो स्वर है वो व्यापक नहीं था, कहीं भारत के अतीत पर गर्व और वर्तमान अधोगति पर शोक प्रकट किया है, तो कहीं अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध है, कहीं अंग्रेजी सभ्यता के अंधाधुंध अनुकरण पर व्यंग्य किया है, तो कहीं ईश्वर से भारत के उद्धार की प्रार्थना की गई है। भारतेंदु राधाकृष्ण दास और प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं में ईश्वर के प्रति प्रार्थनाएं गूंजती हैं, ईश्वर की भक्ति में उन्हें आस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जनजीवन का चित्रण। सबसे पहले था हमारे पास देशभक्ति, अब आया जनजीवन का चित्रण। तो देखिए भारतेंदु काल का जो काव्य है वो जनजीवन से जुड़ा काव्य है। रीतिकालीन कविता वैभवशाली राजाश्रय में पुष्ट हुई, जबकि भारतेंदु काल की कविता जनजीवन की क्रोड़ में बली। इस युग की कवियों की जनवादी भावना समाज सुधार में निहित है और इसलिए इसमें नारी शिक्षा विरोध, विधवा की स्थिति, बाल विवाह, अंधविश्वास, छुआछूत, आडंबर, पाखंड तथा धार्मिक संकीर्णता पर कटु व्यंग्य है। समाज में फैली रूढ़ियों का खंडन कर समाज में नई चेतना जागृत की गई है। भारतेंदु के समय में दो दल थे। एक दल पुरातनपंथी था जो समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का पक्षपाती ना था। देखिए दो दल बताए गए हैं, एक दल था पुरातनपंथी और दूसरा दल था क्रांतिवादी। तो एक दल था पुरातनपंथी जो समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता था भारतेंदु के काल में, और दूसरा दल था क्रांतिवादी जो समाज को बदलने में आस्था रखता था, परंतु भारतेंदु इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहते थे और वे स्वयं उनके सहयोगी कवि समाज की व्यवस्था में क्रांति तो नहीं चाहते थे, किंतु आवश्यक सुधार के पक्षपाती वो अवश्य थे। इसलिए अपनी रचनाओं में सामाजिक बुराइयों का वर्णन कर जनता का ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया। भारतीय महाजनों की सूदखोरी की कड़ी आलोचना की। महाजन और धनिक वर्ग द्वारा शोषित किसान का यहाँ पर दयनीय चित्रण बाल मुकुंद गुप्त के शब्दों में देखिए। मैंने आपको भी बताया था जो भारतेंदु युगीन कवि हैं उनका यहाँ पर अलग से बताया गया है कि भारतेंदु युगीन जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं। तो उनमें एक बाल मुकुंद गुप्त भी आते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त की जो पंक्तियां हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। आहा बेचारे दुख के मारे निस दिन पच पच मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न हुए तब सब उठवा के कर ले लगान। ये यहाँ पर बताया गया है कि पहले तो बेचारे जो किसान होते हैं वो इतनी मेहनत में अपना वो खेत का काम करते हैं, जब अनाज उत्पन्न हो जाता है तो सब क्या करते हैं अपनी अपनी लगान वसूलने के लिए आ जाते हैं। तो भारतेंदु युग की कविता में विदेशी सभ्यता के संकट का, वेद मार्ग छोड़ मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित लोगों की आलोचना, बनिए प्रफबतियाँ, धर्म के नाम पर होने वाले ढोंग की पोल खोलना, अंधविश्वास की खिल्ली उड़ाना, बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा का समर्थन, ये सब कुछ इसमें वर्णित किया गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास भक्ति भावना। सबसे पहले था देशभक्ति, दूसरा था जनजीवन का चित्रण और अब आया भक्ति भावना। तो भक्ति भावना में क्या दिखाया गया है कि इस काल के कवियों पर अपने पूर्ववर्ती कवियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भक्ति के क्षेत्र में इन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति को अपनाया है। राम काव्य की अपेक्षा इन्होंने कृष्ण काव्य की रचना की है। इस दिशा में सबसे अधिक योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और उनके अनेक पदों में विनय भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव भी मिलता है। उनके भक्ति पदों में तन्मयता दर्शाई गई है। तो देखिए क्या है इनके जो भक्ति पद हैं, ब्रज के लता पता मोही कीजिए, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजे। ये जो है तो इनका यहाँ पर पंक्ति है। नेक्स्ट है यहाँ पर राम और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं, श्रेष्ठ भक्तों और धार्मिक पर्वों की महिमा का वर्णन भी कुछ कवियों ने किया है। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो है तो कुछ कवियों ने परंपरा का पालन करते हुए संसार की असारता, मानव जीवन की नश्वरता, विषय वासनाओं की निंदा आदि विषयों पर भी रचनाएं की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास श्रृंगार वर्णन। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, चौथा आया हमारे पास श्रृंगार वर्णन। तो देखिए भारतेंदु काल की कविता में जहाँ देश प्रेम, समाज सुधार आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ, वहाँ रीतिकाल से चली आ रही श्रृंगारी काव्य धारा को भी अपनाया। अब हमें पता है कि सबसे पहले जो आधुनिक काल को अगर बांटा जाए तो सबसे पहले आता है हमारा आदिकाल, उसके बाद आता है भक्ति काल, फिर रीतिकाल, उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। तो देखिए रीतिकाल, आधुनिक काल से पहले हमारा आया रीतिकाल। तो रीतिकाल की जो कुछ उसमें चली आ रही थी धाराएं वो तो अब आधुनिक काल में आएंगी ही। तो वहाँ रीतिकाल से चली आ रही श्रृंगारी काव्य धारा को भी इन्होंने अपनाया है। प्रताप नारायण मिश्र के अतिरिक्त सभी भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार रस का चित्रण किया है।
और रीतिकालीन कवियों का अनुसरण करते हुए उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है, किंतु इन कवियों का श्रृंगार वर्णन वासनात्मक नहीं है। और जो रीतिकाल है उसमें वासनात्मक श्रृंगार वर्णन का वहाँ पर प्रयोग किया गया है, लेकिन जो आधुनिक काल है, पुनर्जागरण काल का यहाँ पर वर्णन करेंगे आधुनिक काल में, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। श्रृंगार वर्णन में अश्लीलता की गंध उसमें नहीं है। विलासता की भावना से ऊपर उठा हुआ सरल, स्वाभाविक और शुद्ध प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है। इन्होंने श्रृंगारी कविता को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया है। भारतेंदु चरित अनेक सवैयों में धनानंद जैसे सरसता और स्वाभाविकता दिखाई देती है। प्रेम दशा का एक उदाहरण देखिए यहाँ पर। आजू लौना मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरे उलाहिनु कछु नाही, सबे फल आपुनु भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहे तासु सुनावे, प्यारे जू हैं जग की यह रीति, विदा समय सब कंठ लगावे। ये जो है तो एक प्रेम दशा की यहाँ पर पंक्ति यहाँ पर दर्शाई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास पॉइंट प्रकृति चित्रण। इससे पहले हमने श्रृंगार वर्णन पढ़ा, अब आगे आया प्रकृति चित्रण। तो इसमें दर्शाया गया है कि भारतेंदु कालीन काव्य की एक अन्य विशेषता प्रकृति का स्वच्छंद चित्रण है। भारतेंदु से पूर्व रीति काल में प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप ही अपनाया था, परंतु इस युग के कवियों ने प्रकृति को आलंबन मानकर उसके बड़े सजीव और मनोरम चित्र प्रस्तुत किए हैं। भारतेंदु ने अपने गंगा वर्णन, यमुना वर्णन, प्रात समीरण में प्रकृति के मार्मिक भावमय तथा अलंकृत चित्र यहाँ पर वर्णित किए हैं। कहीं कहीं प्रकृति के स्वतंत्र चित्र भी मिलते हैं, परंतु वहाँ कवि की सफलता नहीं मिली, क्योंकि कवि का मन सामाजिक विषमताओं और देश की दुर्दशा चित्रण में उलझा हुआ था। परंतु फिर भी ठाकुर जगमोहन सिंह की कविताओं में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण और नैसर्गिक दृश्यों का स्वाभाविक चित्रण उपलब्ध होता है। प्रेमघन का एक प्रकृति चित्र उल्लेखनीय है यहाँ पर। खेतन में जल भरियो, सस्य उठी ऊपर लहरत, चारहूं ओर हरियाली ही की छवि छहरत, भोरी भोरी ग्राम बधू एक संग मिली गावती, एक सुर में रस भरी गीत झनकार मचावती। इस प्रकार जो है तो भारतेंदु काल के कवियों का मन प्रकृति चित्रण में अधिक नहीं रमा है, किंतु उन्होंने प्रकृति को अपनी कविता का आलंबन बनाने में अवश्य सफलता प्राप्त की है। देखिए अगला पॉइंट आया हमारे पास हास्य वर्णन। तो इस युग की कविता में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। भारतेंदु और उनके सहयोगी अत्यंत जिंदादिल और हास्य प्रिय थे। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में फैली विकृतियों को दूर करने के लिए हास्य व्यंग्य का आश्रय लिया गया। भारतेंदु ने हास्य रस्य की व्यंजना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की है। उनका हास्य अत्यंत शालीन और मार्मिक है। कहीं पैरौड़ी है तो कहीं स्यापा, कहीं गाली है तो कहीं अमीर खुसरो शैली पर मुकरियाँ हैं। अंग्रेजों की शोषण नीति पर उनकी एक मुकरी देखिए। भीतर बाहर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में आती तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। नेक्स्ट है हमारे पास इस काल के हास्य व्यंग्यकारों में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन तथा प्रताप नारायण मिश्र को विशेष सफलता मिली है। नेक्स्ट पॉइंट आया रीति चित्रण। तो रीति चित्रण में यहाँ पर क्या क्या दर्शाया गया है। तो देखिए रीतिकाल में रीति पद्धति के आधार पर काव्य रचना हुई है, इसलिए भारतेंदु युग की कविता में भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। कविता लाछी राम, ब्रह्मा भट्ट, कविराज मुरारी दीन और बाल गोविंद मिश्र ने इस दिशा में योगदान दिया है। लाछी राम ने अयोध्या नरेश, मानसिंह तथा अन्य कुछ राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम पर रचनाएं लिखी हैं। उनके महेश्वर विलास में नायिका भेद का यहाँ पर चित्रण है। रामचंद्र भूषण में अलंकारों का विवेचन है और कविराज मुरारी दीन का जसवंत जसोभूषण एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना है। इसका प्रणयन जो है तो मारवाड़ नरेश राजा जसवंत सिंह के आश्रय में हुआ है। यह एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें लक्षण पद्य में तथा व्याख्या गद्य में की गई है। बाल गोविंद मिश्र ने भाषा छंद प्रकाश में छंदों के लक्षण पर उदाहरण दिए हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आया हमारे पास कलात्मकता का अभाव। तो इस काल की कविता में इतिवृत्तात्मकता है, कहीं कहीं मात्र तुकबंदी है। कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनमें विचार और अनुभूति गहराई नहीं। प्रताप नारायण मिश्र के पद्यात्मक निबंध इसी प्रकार के हैं। कुछ कवियों की उपदेशात्मक कविताएं भी इतिवृत्तात्मक हैं। कलात्मकता का इसमें अभाव है।
इसका कारण है कि इस युग में गद्य और समाचार पत्रों का प्रचार हो चुका था। कवि, पत्रकार और सुधारक थे। उनमें कविता को काव्यपूर्ण बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी। वे समाचार पत्रों द्वारा ही अपनी कविता का प्रचार करते थे। साथ ही कविगण तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समस्याओं में इतने उलझे हुए थे कि वे नवयुग चेतना को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत न कर सके, किंतु उनमें अनुभूति की सच्चाई और जिंदा दिली है, जो निस्संदेह प्रशंसनीय है। जन जागरण के उनके प्रयास स्तुत्य हैं। भाषा क्या है? भारतेंदु युगीन कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही है। इस युग में खड़ी बोली में काव्य रचना का विवाद उठ खड़ा हुआ, परंतु इस युग के कवि ब्रज भाषा के माधुर्य पर इतने रिझे हुए थे कि खड़ी बोली में वे अपने उद्गार व्यक्त न कर सके। हाँ, गद्य बोली का जो प्रयोग है वो अवश्य हुआ है। इस युग के अंतिम दिनों में खड़ी बोली में कविता रचना आरंभ हो गई थी और द्विवेदी युग में खड़ी बोली की काव्य जगत में प्रतिष्ठा हो गई थी। भारतेंदु चाहकर भी खड़ी बोली में उत्कृष्ट काव्य रचना न कर सके, क्योंकि देखिए उनकी रचना का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं, कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उठ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। कितनी सुंदर पंक्ति है ये। इस युग के किसी भी कवि की ब्रजभाषा पद्माकर और घनानंद के समान परिष्कृत नहीं है, किंतु कोमलकांत पदावली, ओजपूर्ण शैली और मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से इनकी भाषा समृद्ध है। ब्रजभाषा में सरसता, कोमलता, संगीतात्मकता और माधुर्य के गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है। भारतेंदु जी की मान्यता थी कि जन जागरण जनभाषा में ही किया जाना चाहिए। उनका कथन था कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न होए कुशूल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास छंद अलंकार। तो इस काल के कवियों ने परंपरा से चले आ रहे कवित, सवैया, दोहा, रोला और छप्पे छंदों का यहाँ पर प्रयोग किया है। इसके साथ ही लोक प्रचलित छंद लावनी, कजली, ठुमरी, कहरवा, चैती, गजल आदि का भी सफल यहाँ पर प्रयोग किया गया है। कुछ कवियों के संस्कृत के वर्ण वृत्तों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस युग की कविता में नवीन छंदों का अभाव खटकता है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि रीतिकालीन कवियों की तुलना में इन्होंने विविध मुखी छंदों को अपनाया है। अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि को प्रधानता मिली है। इस काल की शैली मुक्तक गीति शैली रही है। इस प्रकार भारतेंदु युग की कविता भाव पक्ष और शैली पक्ष दोनों क्षेत्रों में प्राचीनता और नवीनता का संगम है। भारतेंदु और उनकी मित्र मंडली के लेखक, पत्रकार, देशभक्त और प्रचारक अधिक हैं, कवि कम हैं। उन्होंने कविता में जनवादी भावनाओं को मुखरित किया है और यही उनकी विशेषता है। तो देखिए ये थी पुनर्जागरण की कुछ यहाँ पर प्रवृत्तियाँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।